ये कहानी समुद्र किनारे बसे एक बहुत खूबसूरत गांव में रहने वाली अंजू की है। अंजू 6 साल की थी और वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो समुद्र किनारे जाकर घंटों बैठकर समुद्र को देखा करती थी। अंजू की माँ नहीं थी और उसके पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वो अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। चाचा चाची के 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा सूरज और छोटी बेटी रिंकी। अंजू के चाचा और चाची दोनों ही उसको बहुत परेशान किया करते थे। जब अंजू के पिता गांव आते थे तो सभी अंजू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन अंजू के पिता के जाते ही वो फिर से अंजू के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। उस परिवार में अंजू की चाची का बड़ा बेटा सूरज ही केवल अंजू का ध्यान रखता था। एक दिन अंजू समुद्र किनारे बैठकर समुद्र निहार रही थी। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई सूरज आ जाता है और कहता है, अंजू, तुम रोज यहाँ आकर बैठ जाती हो, तुम्हें समुद्र देखना इतना अच्छा क्यों लगता है? यहाँ बैठकर मुझे समुद्र की मछलियों को देखना बहुत अच्छा लगता है भैया। उन मछलियों की तरह मुझे भी पानी में तैरने का मन करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम भी पानी में तैरना सीख लो, फिर तुम भी मछलियों की तरह समुद्र में तैर पाओगी। लेकिन मुझे तैरना कौन सिखाएगा भैया? मैं हूँ न तुझे तैरना सिखाने के लिए। उस दिन से सूरज रोजाना अंजू को तैरना सिखाने लगा। धीरे धीरे अंजू तैरना सीख गई। एक दिन सुबह सुबह जब अंजू सो रही थी तो उसकी चाची उसके पास आई और बोली, अरे ओ अंजू, सूरज सर पर चढ़ गया है और अभी तक तेरी नींद नहीं खुली। घर में कितना सारा काम पड़ा है, मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो घर का सारा काम अकेले करूँगी। अंजू उठ जाती है और कहती है, बोलिए चाची, क्या काम है? मैं कर दूंगी। मटका लेकर जा और कुएं से पानी भर कर ला, घर में पानी का सारा बर्तन खाली है। अंजू बिना कुछ कहे मटका उठाती है और कुएं पर पानी भरने चली जाती है। जब वो पानी भर के वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसको सूरज मिल जाता है। वो कहता है, अरे इतनी छोटी है फिर भी इतना भारी मटका उठा रखा है तूने, ला ये मटका मुझे दे। रहने दो भैया, नहीं तो चाची मुझे और ज्यादा डांट लगाएंगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं सब संभाल लूँगा। ऐसा कहकर सूरज अंजू से मटका ले लेता है और दोनों भाई बहन घर की तरफ आने लगते हैं। सूरज की माँ मटका लाते हुए सूरज को देख लेती है। वो गुस्से में अंजू की चुटिया खींचते हुए अंजू से कहती है, क्यों रे डायन, मेरे बेटे से काम करवा रही है? शर्म नहीं आती तुझे? सुबह से एक काम दिया है तुझे, वो भी तूने खुद नहीं किया। और सुन सूरज, तू इसकी बातों में मत आया कर। फालतू में चिल्लाना बंद करो माँ, मैंने ही अंजू से मटका लिया था क्योंकि ये मटका बहुत भारी था। आप अंजू को अंजू के लायक काम दिया करो, इतना भारी भारी मटका लेकर पानी लेने भेज देती हो। हाँ ठीक है, जाकर अपना काम कर, मुझे मत समझा, माँ हूँ मैं तेरी। सूरज वहाँ से चला जाता है और अंजू भी घर के दूसरे कामों में लग जाती है। इसी तरह काफी साल बीत गए और अब अंजू 18 साल की एक खूबसूरत लड़की बन गई थी और अब वो भी समुद्र में मछलियों की तरह तैरने में माहिर हो गई थी। इसी कौशल का इस्तेमाल करके अब वो समुद्र में मोती ढूंढने जाने लगी। अंजू तैरने में इतनी कौशल हो गई थी कि वो जब भी डुबकी लगाती कुछ न कुछ जरूर लेकर आती थी। अरे बहना, आज क्या मिला तुझे पानी के अंदर से? देखो भैया, कितने सुंदर मोती मिले हैं। अरे वाह मेरी जलपरी, चल अब घर चल, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। उसके बाद दोनों भाई बहन घर को जाने लगते हैं। घर पहुँचने पर अंजू की चाची उससे कहती है, अंजू, आज तुझे समुद्र के अंदर से क्या क्या मिला सब इधर रख दे, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करियो। अंजू सारे मोती अपनी चाची को दे देती है। मोती लेने के बाद अंजू की चाची अंजू से कहती है, अरे वाह, आज तो तू बहुत सारे मोती लेकर आई है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? रसोई घर में दुनिया भर के बर्तन रखे हैं, जाकर उन्हें साफ कर। और सूरज बेटा, तो जल्दी से मुँह हाथ धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अंजू भी तो मेरी तरह थक कर आई है ना माँ, अगर वो भी हम सब के साथ बैठकर खाना खा लेगी तो क्या हो जाएगा? वो अंदर जो आपकी लाडली सो रही है उससे आप घर का एक काम भी नहीं करवाती हो, घर का सारा काम सिर्फ अंजू करती है। क्या हो गया है तेरे को? अपनी बहन से ही नफरत करने लगा है? क्या हो गया अगर वो थोड़ा आराम कर रही है तो? हर वक्त बस इस अंजू के बोल बोलते रहता है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं नहीं खा रहा खाना, मैं जा रहा हूँ बाहर। जा कहाँ रहा है ये तो बताते जा। वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर कलेश करने वाला कोई ना हो। ऐसा कहकर सूरज घर से बाहर चला जाता है। सूरज के जाने के बाद सूरज की माँ अंजू से कहती है,
ऐसा क्या बोलकर भड़का दिया है तूने मेरे बच्चे को? जब देखो तेरी ही बोलते रहता है। तेरे आगे अपनी बहन को तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं करता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर काम कर। अंजू किचन में जाकर काम करने लगती है। तभी उसके हाथ से एक अचार का जार गिर जाता है। आवाज सुनकर अंजू की चाची वहाँ पहुँचती है और अंजू को सुनाने लगती है। अब क्या नुकसान कर दिया तूने मेरा? तू तो मेरे घर में बैठी हमारा घर बर्बाद करने के लिए है। ऐसा मत बोलिए चाची, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया। अब क्या आप इसके लिए भी मुझे डांट लगाएंगी? मेरे पापा जब शहर से पैसे भेजेंगे तो आप एक नया जार खरीद लीजिएगा। हाय दैया, ये लड़की तो अपने बाप के पैसों का रौब दिखाने लग गई हमें। सुन लड़की, बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। बहुत दिन से तुझे खुराक नहीं मिला ना, इसलिए। ऐसा कहकर अंजू की चाची उसको बहुत ही ज्यादा पीटने लगती है। बहुत ज्यादा पिटाई खाने के बाद अंजू रोते रोते समुद्र किनारे आ जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी उसे किसी और के भी रोने की आवाज आने लगती है। अंजू जब इधर उधर देखती है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो लड़की बहुत अलग लग रही थी। उसके पैर भी नहीं थे, पैरों की जगह पूंछ थी। वो लड़की बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिस कारण वो रो रही थी। अंजू उसके पास जाती है और उससे कहती है, तुम तो जल परी लग रही हो, लेकिन तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी? तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटियाँ लगा देती हूँ। अंजू कुछ जड़ी बूटियों को जल परी के जख्मों पर लगा देती है। तुम कितनी अच्छी हो। मेरा नाम नयनतारा है और मैं एक जल परी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजू है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंजू, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन तुम मुझसे मिलने आती रहना। मैं रोज तुमसे यहाँ मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर अंजू वापस अपने घर चली जाती है और अगली शाम फिर से समुद्र किनारे जाती है तो देखती है कि जल परी नयनतारा उसका इंतजार कर रही है। कैसी हो तुम अंजू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारी चोट कैसी है? मैं अब ठीक हूँ अंजू। तुम एक जल परी हो, तुम्हारे लिए पानी में सांस लेना कितना आसान होता होगा ना। और एक मैं हूँ, मुझे पानी के अंदर रहना बहुत अच्छा लगता है। देखो अंजू, सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। जैसे तुम पानी के अंदर नहीं घूम सकती, वैसे ही मैं पृथ्वी पर नहीं घूम सकती। भगवान सबको सबकी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। और रही बात पानी के अंदर घूमने की, तो तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ देती हूँ जिससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकती हो। नयनतारा अंजू को एक बहुत ही अच्छा लॉकेट देती है। वो लॉकेट जादुई था। अंजू वो लॉकेट पहनकर नयनतारा के साथ पानी के अंदर बहुत घूमती है। अब अंजू रोजाना समुद्र किनारे आया करती थी और नयनतारा के साथ पानी के अंदर घूमती रहती थी। एक दिन अंजू को घर जाने में देरी हो गई, जिस कारण उसकी चाची ने उसे बहुत सुनाया। ये कौन सा समय है घर आने का? अब तो रोजाना समुद्र से लेट घर आती है और आजकल तू मोतियां भी लेकर नहीं आती है। बहुत ज्यादा छूट दे दी है ना मैंने तुझे। ऐसा कहकर अंजू की चाची उसकी बहुत पिटाई लगाती है। अगले दिन अंजू चोरी छुपे समुद्र किनारे जाने लगती है, लेकिन उसे उसकी चाची देख लेती है। परंतु उसकी चाची उस समय अंजू को कुछ नहीं कहती। आखिर ये लड़की जाती कहाँ है? मुझे इसका पीछा करना होगा। चाची चुपचाप अंजू का पीछा करने लगती है। समुद्र किनारे पहुंचकर चाची देखती है कि अंजू तो किसी जल परी के साथ है। ये देखकर अंजू की चाची बहुत हैरान हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अगर मैं इस जल परी को अपने पास रख लूं तो दूर दूर से लोग इसे देखने मेरे पास आएंगे और मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन मुझे इसके लिए पूरी तैयारी से आना पड़ेगा। अगले दिन अंजू की चाची अंजू के समुद्र किनारे पहुंचने से पहले ही कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंच जाती है और देखती है कि जल परी नयनतारा अंजू का इंतजार कर रही है। अंजू की चाची जल परी के ऊपर पीछे से वार करती है और गुंडों की सहायता से उसे ले जाकर एक कारखाने में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद अंजू जब समुद्र किनारे आती है तो उसे वहाँ नयनतारा नहीं दिखती। क्या बात है, आज नयनतारा मुझसे मिलने नहीं आई? कोई बात नहीं, शायद आज उसको कोई काम होगा। ऐसा सोचकर अंजू वापस घर आ जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। अब अंजू को नयनतारा की चिंता होने लगी थी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नयनतारा मुझसे मिलने रोज आती थी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मुझे नयनतारा को ढूंढना होगा। अंजू लॉकेट की सहायता से पानी के अंदर नयनतारा को ढूंढती है,
लेकिन पानी के अंदर अंजू को नयनतारा कहीं नहीं मिलती। बहुत उदास होकर अंजू समुद्र के किनारे बैठ जाती है। तभी अंजू के लॉकेट में से आवाज आती है, अंजू, तुम्हारी दोस्त नयनतारा खतरे में है, उसे बचा लो। तुम्हारी चाची ने नयनतारा को अगवा कर लिया है। तुम्हारे घर के पास वाले बंद कारखाने में उसने नयनतारा को छुपा रखा है। क्या चाची ने ऐसा किया? मुझे जल्दी से नयनतारा को बचाने जाना होगा। अंजू भागते हुए कारखाने में पहुंच जाती है। वहां पर नयनतारा के अलावा उस वक्त कोई नहीं था। अंजू नयनतारा को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। तुम कैसी हो मेरी दोस्त? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी चाची बहुत बेरहम है अंजू, उन्होंने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी है। मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, वरना अगर वो आ गई तो वो मुझे जाने नहीं देगी। अंजू नयनतारा को ले जाने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी चाची आ जाती है। तू यहाँ पर कैसे आई? देख, इस जल परी को यहीं पे रहने दे। इस जल परी के जरिए हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर। छी चाची, मैंने आपके जैसा घटिया इंसान कहीं नहीं देखा। सच में आप बहुत बुरी हो। नयनतारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसको तो मैं वापस उसकी दुनिया में भेज कर ही रहूंगी। अंजू अपनी चाची के सर पर कांच की एक बोतल मार देती है, जिस कारण उसकी चाची बेहोश हो जाती है। अंजू नयनतारा को लेकर समुद्र किनारे पहुंचती है और कहती है, मेरी दोस्त, तुम अपनी दुनिया में चली जाओ। ये दुनिया बहुत खराब है। तुम्हारे जैसे अच्छे लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी अंजू। याद मुझे भी बहुत आएगी तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए वो पल कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरी कसम है, तुम दोबारा समुद्र से बाहर मत आना। अंजू की बात सुनकर नयनतारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समुद्र के अंदर चली जाती है। अंजू बहुत रोती है। उस दिन के बाद से नयनतारा कभी पृथ्वी लोक पर नहीं आती। अंजू को जब भी नयनतारा की याद आती थी तो वो समुद्र किनारे जाकर बैठ जाती थी। कुछ दिनों बाद अंजू के पिता जब वापस घर आए तो अंजू ने सारी बात अपने पिता को बताई। सारी बात जानकर अंजू के पिता अंजू को अपने साथ शहर ले गए। फिर अंजू वहीं पर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। हरी घास का जादुई घर। एक चंदनपुर नाम का गांव था। चंदनपुर में सुष्मिता और साधना नाम की दो बहनें रहा करती थीं। साधना और सुष्मिता एक दूसरे को बहुत मानती थीं। बहुत समय पहले जब उनके माता पिता का निधन हो गया था, तब उन दोनों बहनों ने गांव वालों से और जमींदार से कर्ज लेकर खेती बाड़ी का काम शुरू किया था। लेकिन अब जमींदार उन्हें पैसों के लिए परेशान करने लगा। पैसे ना देने पर जमींदार ने उन दोनों बहनों के नाम पर जो भी जमीन थी सब अपने नाम करवा ली और उनका घर भी उनसे छीन लिया। जमींदार जी, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैं कैसे भी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। एक बार विश्वास कीजिए। नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता। तुम दोनों बहनों ने पूरे गांव वालों से कर्ज ले रखा है, इसलिए मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया है। तुम्हारा सामान बेचकर और घर बेचकर मैं गांव वालों के पैसे चुकता करूंगा और साथ में अपना भी भरपाया करूंगा। तुम दोनों निकल जाओ अब इस गांव से, समझी? इस तरह जमींदार ने उन दोनों बहनों को घर से बेदखल कर दिया। वो दोनों बहनें बहुत परेशान हो गईं और अपने घर से कुछ सूखी रोटियां और अपने कपड़े लेकर गांव से जाने लगीं। माँ पापा की निशानी एक घर ही बचा था। इन लोगों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं अब और करूँ तो करूँ क्या? आप सही कह रही हो दीदी। इन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। माँ बाबा की आखिरी निशानी तक हमसे छीन ली। दूसरे गांव जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। दुखी होकर दोनों बहनें काफी देर से चल रही थीं। सुष्मिता चलते चलते बहुत थक गई थी। उसने अपनी बड़ी बहन साधना से कहा, दीदी, हम दोनों सुबह से चल रहे हैं और धूप भी इतनी ज्यादा है, हम कहीं रुक जाते हैं ना? बस थोड़ी दूर और चलना है सुष्मिता। देख, वहाँ पर एक गांव दिखाई पड़ रहा है। हमें वहाँ जाना चाहिए। उस गांव में जरूर हमें कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। लेकिन दीदी, मुझे चक्कर आ रहे हैं और पाँव में चप्पल न होने के कारण मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना दीदी, प्लीज। अच्छा चल ठीक है। वहाँ पर एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए। वहाँ रुककर बचा कुचा खाना खा लेते हैं। साधना और सुष्मिता उस गांव की थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगती हैं। हमारे पास ये 2-4 सूखी रोटियां ही बची है दीदी। अगर ये भी खत्म हो गई तो हम भूखे मर तो नहीं जाएंगे ना? ऐसे मत बोल पगली, हम थके हैं, हारे नहीं हैं। देखना, हम मेहनत करके जरूर जीतेंगे।
साधना और सुष्मिता ने अपने पास रखी सूखी रोटी खा ली और वहीं बैठकर थोड़ा विश्राम करने लगे। तब साधना की नजर वहां पास में बन रहे एक घर पर पड़ी, जहां पर एक ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। सुष्मिता, वो देखो, वहाँ पर एक ठेकेदार नजर आ रहे हैं। शायद हमें वहाँ पर कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए दीदी, मैं पीछे से आती हूँ। साधना उस जगह जाती है और देखती है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूरों से कह रहा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम सब बहुत आराम आराम से काम कर रहे हो। अगर तुम लोग इसी तरह काम करते रहे फिर तो अगले 10 जन्म तक भी ये मकान बनने से रहा। क्या चाहते हो? खाना पीना भी ना करे क्या? खाना खाते समय भी टोक देते हो, पानी पीते समय भी टोक देते हो, पेशाब जाओ तो टोक देते हो। कोई ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता है। कोई और मजदूर मिल ही नहीं रहा है, वरना तुम निकम्मों को मैं अपने पास कभी नहीं रखता, तुरंत काम से निकाल देता। अरे जब इतना ताव है तो रख लो ना किसी और को काम पर। हमें भी कोई काम की कमी नहीं है, हम जाकर कहीं और काम कर लेंगे। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, हम वहाँ काम नहीं करते। ऐसा कहकर ठेकेदार के मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर साधना अपने मन में सोचती है, ये अच्छा मौका है, अब मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। साधना मौके का फायदा उठाकर ठेकेदार के पास चली जाती है और ठेकेदार से कहती है, नमस्ते ठेकेदार साहब, अगर आप कहें तो इस घर को बनाने के लिए मैं मजदूरी का काम कर लूं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं काम बहुत ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगी। ठेकेदार अपने मन में कुछ विचार करता है और कहता है, लेकिन क्या तुम भारी भारी ईंटें उठा लोगी? पहले ही कह देता हूँ, आलस नहीं चलेगा। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए ठेकेदार साहब। ठीक है, तुम अभी से ही काम शुरू कर दो। बड़ी कृपा होगी आपकी ठेकेदार साहब, बस आप खाने और रहने का इंतजाम करवा दीजिए। सिर्फ इतनी सी सिफारिश है आपसे। तुम चिंता मत करो, उन सब का इंतजाम मैं करवा दूंगा, तुम बस मन लगाकर मेरा काम करना। ठेकेदार को अच्छा सौदा मिल गया। उसने साधना की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने पास काम पर रख लिया और दोनों बहनों को जंगल के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा दे दिया। साधना सुष्मिता के साथ उस झोपड़े में रहने लगी। देखा सुष्मिता तुमने, मालिक कितने अच्छे हैं, उनकी वजह से हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपने सही कहा दीदी, कल से मैं भी आपके साथ मजदूरी का काम करूंगी और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। तब से साधना और सुष्मिता दोनों ही मिलकर ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करने लगते हैं। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर वो पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। उसके बाद दोनों बहनें अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गईं। लेकिन ठेकेदार साफ मुकर गया और उसने कहा, कैसे पैसे? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? मैंने तुम्हारा खाने का रहने का इंतजाम कर दिया, उसके बावजूद भी तुम्हें पैसे चाहिए। ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है। कृपया करके हमें हमारे पैसे दे दीजिए। हाँ ठेकेदार साहब, कृपा करके हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए और हमें हमारे मजदूरी के पैसे दे दीजिए। तुम दोनों बहनें मेरे आगे चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और हाँ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो उस झोपड़े को भी खाली कर देना। मेरे पास और भी मजदूर हैं, वो झोपड़ा मुझे उन्हें देना है। साधना और सुष्मिता ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसा ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद सुष्मिता ने कहा, हमारी किस्मत बहुत खराब है दीदी, ना जाने हमने कौन सा पाप किया है जो हमें सजा मिल रही है। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों ही करता। अब तो ना खाने को खाना है, ना रहने के लिए कोई जगह है। थोड़ी दूर चलने के बाद सुष्मिता और साधना ने देखा कि कुछ जंगली भेड़िया गाय के छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे हैं। दीदी वो देखो, वहाँ पर कुछ जंगली भेड़िया गाय के बच्चे को परेशान कर रहे हैं। शायद वो उसको खाने वाले हैं, हमें उसे बचाना होगा, नहीं तो वो उसे खा जाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर जंगली भेड़िया को भगा देती है और गाय के छोटे से बच्चे को बचा लेती हैं। गाय का बच्चा वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी माँ के साथ वहाँ वापस आता है। तब गाय कहती है, तुम दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों बहनों ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अगर तुम दोनों नहीं होती तो वो मेरे बच्चों को खा ही जाते। तुम बात कैसे कर सकती हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं एक मायावी गाय हूँ। तुमने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कहो, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकता कर सकती हूँ?
उसके बाद सुष्मिता और साधना ने मिलकर गाय को अपनी सारी परेशानी बताई। तब गाय ने कहा, ये तो मैं चुटकियों में हल कर सकती हूँ। मैं अभी यहाँ पर तुम दोनों के लिए हरी घास का घर प्रकट कर देती हूँ। ऐसा कहकर गाय ने वहाँ पर एक बड़ा सा हरी घास का घर बनाकर तैयार कर दिया। ये एक हरी घास का घर है। दिखने में ये बेशक कमजोर लग रहा है, पर ये घर बहुत मजबूत है और ये घास का घर जादुई है। तुम दोनों बहनें इससे कुछ भी मांग सकती हो। ये तुम दोनों बहनों की सारी इच्छा पूरी करेगा, साथ ही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। इतना कहकर गाय अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। अब तो साधना और सुष्मिता के जीवन में खुशियाँ आ गई थी। अब वो दोनों बहनें उस घास के जादुई घर में ही रहने लगी। देखते ही देखते दोनों बहनों ने उस गांव में अपना एक छोटा सा कारोबार भी स्थापित कर लिया। ये सब कुछ मायावी गाय की वजह से हुआ है। हम कितना परेशान थे और अब देखो पूरे गांव में हमारी ही चर्चा है। इसलिए कहते हैं दीदी, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। साधना और सुष्मिता के हरे घास के जादुई घर के बारे में उस कपटी ठेकेदार को पता चल जाता है और वो अपने गुंडों को लेकर उनके पास जाता है और कहता है, तुम दोनों बहनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पर रह रही हो। मैं तुम दोनों का ये घर तोड़वा दूंगा, समझी तुम दोनों। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते कपटी ठेकेदार। ए लड़की, गाली किसको दे रही है? अभी बताता हूँ तुझे। तोड़ दो इन दोनों बहनों का घर। ठेकेदार के गुंडे सुष्मिता और साधना का घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये देखकर ठेकेदार घर तोड़ने खुद आगे बढ़ता है। उसको भी बिजली का झटका लगता है तो वो भी दुम दबाकर भाग जाता है। ये सब देखकर सुष्मिता और साधना खूब हंसते हैं और उस दिन से वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं। परी का जादुई लहंगा और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम के एक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी एक अनाथ लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, परंतु वो अपने नाम के भांति हमेशा खुश रहती थी और वो बहुत ही चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। वो जहाँ भी जाती लोगों को खुश कर दिया करती थी। सभी खुशी को बहुत प्यार करते थे। कैसी हो माँ? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ठीक हूँ बेटी, क्या लाई है तू? हमेशा की तरह जंगलों से फल तोड़कर लाई होगी मेरे लिए। तुझे पता है ना, मुझे डॉक्टर ने फल खाने के लिए बोला है। तू सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे बेटी। अम्मा, बाबा नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? तेरे बाबा जरा टहलने गए हैं। आजा, तेरे को कुछ खिलाती हूँ। फिर कभी अम्मा, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, महल जा रही हूँ। महारानी ने मुझे लहंगा सिलने के लिए दिया था, अब वो सिल गया है। इतना बोलकर खुशी महल चली जाती है। महारानी लहंगा देखकर बोलती है, अरे वाह खुशी, तूने तो बहुत ही अच्छा लहंगा सिला है। पूरे गांव में मुझे बस तेरे ही हाथ का सिला हुआ लहंगा पसंद आता है, वरना तो कोई टाइट फिटिंग कर देता है तो कोई ढीला ही छोड़ देता है। ये तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है महारानी जी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे महारानी मत बोला कर। तू मुझे काकी क्यों नहीं कहती है? मैं तो तुझे अपनी समझती हूँ, क्या तू मुझे अपना नहीं समझती है? काकी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझ अनाथ लड़की को इतना प्यार करती हो। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं अनाथ हूँ। पूरा गांव मुझे इतना प्यार करता है। खबरदार खुशी की बच्ची, जो कभी अपने आप को अनाथ कहा तो। हम सब है तो तेरे साथ। कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो हमें बेझिझक बता दिया कर, बिल्कुल भी संकोच मत किया कर। अब इतने दिनों से तू हमारे लिए लहंगे सिल रही है, लेकिन आज तक तूने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैं तुझसे कितनी बार जबरदस्ती करती हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझसे पता नहीं क्यों पैसे नहीं लेती। महारानी, पैसे लेकर मैं क्या करूँगी? गांव में कहीं भी जाओ कोई भी मुझे खाना खिला देता है और घर में सोने के लिए बिस्तर तो है ही। मुझे भला क्या जरूरत पैसों की। हाँ, बातें बनवा लो तुझसे। अच्छा सुन, ये कुछ फल फ्रूट है, इन्हें अपने साथ लेती जा। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद खुशी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में एक चाय की टपरी से एक औरत खुशी को आवाज लगाती है, अरे ओ खुशी बिटिया, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था, जरा बतिया तो लो। मेरे लिए फोन? आती हूँ काकी।
खुशी चाय की टपरी पर जाकर बोलती है। हेलो, कौन हो आप और मुझे कैसे जानते हो? अरे खुशी, तुम मुझे भूल गई? मैं बोल रहा हूँ आदित्य। अरे आदित्य, तुम कैसे हो और गांव कब आ रहे हो? कितने साल हो गए तुम गांव नहीं आए। जब तुम्हारी छुट्टियां पड़ती है तब तो आ जाया करो। अरे खुशी, अब तुम चिंता मत करो, अब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ आ रहा हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने महारानी जी को ये बात बताई? अभी तक तो नहीं बताई, मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा चलो, अब मैं रखता हूँ। आज शाम की मेरी फ्लाइट है, कल मैं गाँव आ जाऊँगा। इतना कहकर आदित्य फोन रख देता है। आदित्य महारानी का बेटा था जो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था। आदित्य और खुशी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य के गांव आने की बात सुनकर खुशी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, काकी, आपको पता है आदित्य गांव आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ठीक है, जा आराम से जाइयो। खुशी बहुत खुश होकर चली जाती है और अगले दिन होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन आदित्य महल पहुंच चुका था। खुशी बहुत खुश होकर महल जाती है और महारानी से मिलती है। महारानी जी, आदित्य कहाँ है? आदित्य मेरी सहेली के घर गया है। अच्छा मेरी बात सुनना, आदित्य के आने की खुशी में मैंने शानदार पार्टी रखी है, तो तू जरा तैयारियां करवा दे। उस पार्टी में मैं आदित्य और मेरी सहेली की बेटी वामिका की शादी का ऐलान करूंगी। महारानी की ये बात सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच में महारानी जी, क्या आदित्य शादी के लिए तैयार है? अरे वो मेरा बेटा है, कैसे नहीं होगा शादी के लिए तैयार। वो मेरी कोई बात नहीं टालता और इस बार भी वो मेरी बात जरूर मानेगा। ये सब सुनकर खुशी का दिल बैठ जाता है और वो बिना कुछ काम किए तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर वापस अपने घर आ जाती है। भगवान, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है मैं आदित्य से कितना प्यार करती हूँ। अगर आज ये रिश्ता हो गया तो हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा। मुझे लगता है शायद आदित्य को भी वामिका पसंद है, तभी तो वो आने के बाद मुझसे मिलने की बजाय पहले वामिका के पास गया। खुशी खूब रो रही थी। रोते रोते उसको नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। खुशी, खुशी दरवाजा खोलो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे, ये तो आदित्य की आवाज है। उसके बाद खुशी दरवाजा खोलती है। तब आदित्य उससे कहता है, कमाल है खुशी, मुझे लगा तुम महल में मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम आज शाम की पार्टी में शामिल नहीं होगी? पार्टी शुरू होने वाली है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मेरी तबीयत खराब है आदित्य, इसलिए मैं आज की पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। फिर खुशी आदित्य को अंदर लेकर जाती है। फिर आदित्य कहता है, क्या बात है खुशी, कोई बात हो तो बताओ, मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो आदित्य कि तुम्हें कुछ नहीं पता? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम वामिका से शादी करने वाले हो। फिर क्यों आए हो मेरे पास? मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो? तुम कैसी बातें कर रही हो खुशी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी वामिका से होने वाली है? अच्छा, तभी मुझे माँ ने जबरदस्ती आते ही वामिका के घर भेज दिया था। हाँ आदित्य, और आज शाम को महारानी तुम्हारी और वामिका की शादी का ऐलान पूरे गांव के सामने कर देंगी। तुम दुखी मत हो खुशी, कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं गाँव आया हूँ। मैं तुम्ही से शादी करूँगा और ये मेरा वादा है तुमसे। आज तुम पार्टी में जरूर आना। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। जब ये बात महारानी को पता चलती है तो वो खुशी के घर आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। बहुत अच्छा चाल चली हो तुम खुशी। एक तरफ मैंने तुम्हें बेटी की तरफ प्यार दिया और तुमने मुझसे मेरा ही बेटा छीन लिया। अरे गरीब नीच लड़की, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझ जैसे लोगों के साथ हमदर्दी बेशक रख सकती हूँ, परंतु अपने घर के भोग कभी नहीं बना सकती। तेरी औकात ही क्या है जो तू हमारी बराबरी करने चली है? आपको कुछ गलत फहमी हुई है काकी। काकी नहीं, महारानी बोल मुझे। तू सिर्फ मेरी एक नौकरानी है। आजकल तो नौकर भी वफादार होते हैं।
लेकिन तूने तो मेरे पीठ पीछे ही खंजर मार दिया। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा, समझी तू? इतना बोलकर महारानी वहाँ से चली जाती है और इधर खुशी को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। तूने वाकई बहुत गलत किया है खुशी। तुझे एक माँ को ऐसे नहीं सताना चाहिए। एक माँ को पूरा हक है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच सकती है। तू बहुत बुरी है खुशी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना सोचकर खुशी कुएं के पास चली जाती है और कुएं में कूदने लगती है। तभी कुएं के अंदर से एक परी निकलती है और वो खुशी से कहती है, रुक जाओ लड़की, इस तरह अपनी जान देने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है, वो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा होता है। तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या हल करूंगी। उसके बाद खुशी परी को सारी बातें बताती है। आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूं? मैं महारानी जी का दिल दुखाकर उनके घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मुझे उनसे प्यार चाहिए और मैं आदित्य के बिना भी नहीं जी सकती। आदित्य की माँ को तुमसे इस बात की तकलीफ है कि तुम गरीब हो। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये जादुई लहंगा है और इसके साथ ये जादुई सैंडल है। इस लहंगे को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और इस सैंडल के जादू से तुम्हारे प्रति महारानी के मन में जितनी भी घृणा है सब खत्म हो जाएगी और तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगी। खुशी उस जादुई लहंगे और सैंडल को घर आकर खुशी खुशी पहन लेती है। लहंगा पहनते ही खुशी बेहद खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद वो सैंडल पहनकर महल में जाती है। उसे महल में देखकर महारानी गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे इतना जलील करने के बाद भी तुम यहाँ आई हो? तभी खुशी मन ही मन जादुई सैंडल को जादू दिखाने के लिए कहती है। फिर एकदम से महारानी कहती है, अरे बेटी, तुम आ गई? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी और आदित्य की शादी से कोई ऐतराज नहीं है। चलो मैं सबके सामने इस बात का ऐलान करती हूँ। उसके बाद महारानी सबके सामने आदित्य और खुशी की शादी का ऐलान कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार परी के दिए हुए जादुई लहंगे और सैंडल की वजह से खुशी को उसकी खुशियाँ मिल जाती है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। भोपाल के शहर में रिंकी और पिंकी दो बहनें अपने माता पिता के संग रहा करती थी। उन दोनों के माता पिता मुकेश और सुमन एक बिल्डर के पास काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, मुकेश और सुमन जब साइट पर काम कर रहे थे तो ऊपर से हाई वोल्टेज तार गिर जाने की वजह से मुकेश और सुमन की वहीं पर मौत हो जाती है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद रिंकी और पिंकी अनाथ हो जाते हैं। दीदी, माँ और पिताजी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? बताओ ना दीदी, वो कहाँ चले गए? पिंकी रोते नहीं, माँ पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। चलो अब चुप हो जाओ, नहीं तो माँ को पता चलेगा कि उनकी लाडली बेटी रो रही है तो वो क्या सोचेंगी। चलो चुप हो जाओ और खाना खा लो। फिर रिंकी और पिंकी दोनों खाना खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन आती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। हमारा मकान कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि तुम दोनों यहाँ रह रही हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है पर अभी तक तुमने किराया नहीं दिया। देखो बहुत हो गया है। मुझे तुम दोनों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब से मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकती। चलो निकलो मेरे घर से, कहीं और जाकर रहो। मालकिन जी, कृपया करके हमें इस घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? मालकिन जी, कृपया करके हम पर तरस खाइए। इतने दिन से तो तुम पर तरस ही खा रही थी, जो कि तुम्हें फ्री में रहने दे रही थी, पर अब नहीं। जल्दी मेरा घर खाली करो। दोनों बहनें रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहन को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है और दोनों बहनें वहीं एक पेड़ के नीचे थक कर सो जाती हैं। अगले दिन पिंकी रिंकी से कहती है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ खाने को दे दो। बस थोड़ी देर और बहन, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बस थोड़ी देर और। दोनों फिर वहाँ से चलती है। कुछ देर चलने के बाद सामने कुछ मजदूर वहाँ बोरियां ढो रहे थे। रिंकी वहाँ जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है,
अंकल जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? कोई भी काम हो मैं कर लूँगी। मेरी बहन भूखी है, प्लीज अंकल जी। बेटा, आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, आप लोग यहाँ काम नहीं कर पाओगे। ये काम बहुत मेहनत का काम है। ये लो 100 रुपए, इससे कुछ खाने को खरीद लेना और अपने घर जाओ। नहीं अंकल जी, मुझे बिन मेहनत के आपसे पैसे नहीं लेने हैं। ये तो भीख मांगना हुआ ना। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत से कमाकर खाना चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है। सोमू, गुड़िया को काम बता दे और हाँ, शाम तक काम करने के 200 मजदूरी दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। पिंकी, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं जल्दी से ये काम खत्म करके तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? रिंकी पिंकी को वहीं बैठाकर खुद बोरियां ढोने का काम करने लगती है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद शाम को रिंकी को पूरे 200 रुपए मिलते हैं। रिंकी सबसे पहले उन पैसों से अपनी छोटी बहन को रोटी सब्जी खरीद कर खिलाती है। दीदी, आपने भी तो सवेरे से कुछ नहीं खाया, पहले आप खाओ, मैं फिर खाऊंगी। फिर दोनों बहनें खाना खा लेती है। रात होने लगी थी। दोनों बहनों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी रिंकी पिंकी को लेकर अपने मौसा के घर चली जाती है और वहां पहुंचकर रिंकी अपने मौसा जी को सारी बात बताती है। ये सब बात सुनकर रिंकी का मौसा सुरेश बोलता है, शहर में इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सही किया तुम दोनों यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। तभी रिंकी की मौसी शीतल रिंकी के चाचा से कहती है, देखो जी, ये घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर इधर चला आता है। वैसे भी ये घर मेरे भाई के दिए हुए पैसे से चलता है। खुद के बच्चियों को कमाकर खिलाने की तो औकात नहीं है आपकी, और इन दोनों अनाथ बच्चियों को मेरे सीने पर बैठा दिया। देखो, इन दोनों को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? रात के अंधेरे में इन दोनों को मैं कहाँ छोड़ाऊं? सुबह होने दो, फिर मैं इन दोनों का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये सब बातें रिंकी और पिंकी सुन लेती है। फिर वो दोनों रोते हुए वहाँ से दूर चली जाती है और रोते हुए बोलती है, अब क्या होगा दीदी, अब क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे हम? एक ही सहारा बचा था, वो भी नहीं रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बहन। काश आज माँ बाबा जिंदा होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। पर दीदी, आपने तो कहा था कि माँ बाबा हमें आसमान में तारा बनकर देख रहे हैं, क्या वो अभी भी हमें देख रहे हैं? पिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर रिंकी भी रोने लगी और पिंकी से बोलती है, हाँ पिंकी, माँ बाबा आप हमें देख रहे हैं तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते? देखो ना हम कितने तकलीफ में हैं, दीदी भी कितनी दुखी है। माँ बाबा आप हमें भी अपने पास बुला लो ना, मैं भी आपके साथ आसमान में तारा बनकर रहना चाहती हूँ। माँ, अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं रही, मुझे माफ कर दो माँ। मैं पिंकी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही कुछ कर पा रही हूँ। माँ प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाओ माँ। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट होती है। रिंकी पिंकी, मैं मोहिनी जादूगरनी हूँ। मैं जादुई नगर से आई हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में? हाँ सच में। जादूगरनी जी, मेरे माँ बाबा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, वे लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें बस तुम दोनों की चिंता लगी रहती है, इसलिए उन्होंने आज मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। बताओ मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? फिर रिंकी और पिंकी जादूगरनी को सारी परेशानी बताती है। जादूगरनी जी, हमारे पास सर छुपाने के लिए ना ही छत है और ना ही खाना खाने के लिए पैसा। अब आप ही बताइए जादूगरनी जी, हम कहाँ जाएं और किससे मदद मांगे? तुम दोनों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी परेशानी खत्म। ये लो, ये जादुई 2 लाल सूट है। पहला रिंकी तुम्हारे लिए और दूसरा पिंकी तुम्हारे लिए। रिंकी, तुम अपने लाल सूट को पहनकर जो भी बोलोगी वो सब मिलेगा, और पिंकी, तुम्हारे सूट से तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर मोहिनी जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। रिंकी अपना सूट पहनकर अपने सूट से बोलती है, जादुई लाल सूट, हमें एक घर दिला दो। इतना बोलते ही रिंकी के सामने एक आलीशान सुंदर सा घर बन जाता है, और इस तरह से रिंकी उस जादुई लाल सूट से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो उसे लाल सूट से मिल जाता है।
पिंकी अपने सूट से खूब सारा धन मांगती है, जिससे वो दोनों बहुत ही जल्दी अमीर हो जाती हैं। अब रिंकी और पिंकी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी वो उस जादुई लाल सूट से मांग लेती थी। वो अपने साथ साथ गांव के गरीब लोगों की खूब मदद करने लगी। धीरे धीरे जब ये बात रिंकी की मौसी शीतल को पता चलती है, पिंकी और रिंकी से मिलने के लिए उनके घर आ जाती है। अरे मौसी, आप आइए आइए, अंदर आइए। रिंकी और पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो। वो तो उस दिन यूं ही मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया था। तुम्हें ऐसे बिना बताए घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम दोनों कहीं मिली नहीं। अनजाने में जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना बेटा। पुरानी बातें भूल जाओ, आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। कोई बात नहीं मौसी जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, अपना ही घर समझो। खाना खाने के बाद रिंकी और पिंकी के सो जाने के बाद उसकी मौसी चुपके से उठकर रिंकी और पिंकी के कमरे में जाकर उनका जादुई सूट चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सर पर डंडों की बारिश होने लगती है। हाय, मैं तो मर गई। ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको, रोको इसे। अरे बचाओ, बचाओ। तभी शीतल की रोने की आवाज सुन रिंकी और पिंकी वहाँ आ जाते हैं। अरे मौसी, ये क्या हो रहा है और आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं लालच में आकर तुम्हारे जादुई लाल सूट चुरा कर भाग रही थी, जिसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बेटा, इस डंडे को रोक ले, नहीं तो तेरी मौसी आज ही स्वर्ग सिधार जाएगी। प्लीज बेटा। जादुई लाल सूट, मेरी चाची को माफ कर दो और उन्हें मत मारो और उन्हें जाने दो। रिंकी के इतना बोलते ही जादुई डंडा रुक जाता है और उसकी चाची वहाँ से उल्टे पैर भागती है। फिर कभी लौटकर रिंकी और पिंकी को परेशान करने नहीं आती।